दोस्तों, स्वागत है आपका क्वारियर फैक्ट्स के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो 1948 से आज तक चला आ रहा है और जिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से करीब 8 से भी ज्यादा जंगें इन दोनों देश के बीच में लड़ा जा चुका है। क्वारियर फैक्ट्स की इस नए वीडियो में आज हम बात करेंगे इसी इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, कहानी शुरू होता है ज्यूस को लेकर। आज से करीब 1000 साल पहले ये लोग वो लोग हैं जो जुडाइज्म को अपना रिलीजियन मानता है। ज्यूस को माना जाता है कि ये उन लोगों में से है जो जीसस क्राइस्ट के क्रूसेड में शामिल थे और इसीलिए क्रिश्चियंस के बीच में बहुत पहले से ही ज्यूस के लिए एक नफरत बना हुआ था। हिस्ट्री में बहुत बार ज्यूस लोग इसी वजह से मैसाकर और हॉलोकॉस्ट का भी शिकार हुए हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो आपको ऐसे बहुत सी कंट्रीज देखने को मिल जाएगा जहाँ पे क्रिश्चियंस एज ए मेजोरिटी रहता है। ज़्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज इस लिस्ट पे आते हैं। मुस्लिम्स के लिए भी सेम चीज़ है। बहुत से कंट्रीज है जहाँ पे मुस्लिम्स एज ए मेजोरिटी रहता है। ऐसे भी स्टेट्स है जो अपने आप को एज ए मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर कर चुका है। बट ज्यूस के लिए प्रॉब्लम ये था कि उनके लिए अलग से कोई कंट्री या फिर कोई ज्यूस मेजोरिटी स्टेट नहीं था। ज्यूस लोग बेसिकली यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के बहुत से कंट्रीज में एज ए माइनॉरिटी रहते थे। 19th सेंचुरी आते आते इन ज्यूस लोगों के बीच में भी अपना एक खुद का अलग से नेशन बनाने का डिमांड उठने लगा। थियोडोर हर्जिल नाम के एक ऑस्ट्रो हंगेरियन ज्यूइश जर्नलिस्ट ने अपने 1896 के पैम्फलेट में एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत करी, एक ज्यूइश स्टेट के डिमांड में। इसे ज़ायोनिज्म कहा जाता है। 1881 से ही लार्ज स्केल में ज्यूइश माइग्रेशन को देखा जाने लगा पैलेस्टाइन के एरिया में, क्योंकि पैलेस्टाइन का जेरूसलम ही था जुडाइज्म में ज्यूस के लिए सबसे होली प्लेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर और नाजियों के द्वारा किया गया ज्यूस हॉलोकॉस्ट की वजह से भी बहुत से ज्यूस यूरोप छोड़कर पैलेस्टाइन में चले आए। उस समय ये एरिया ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का अंडर था। बेसिकली ये एरिया पैलेस्टाइन को बिलोंग करता था। बट ज्यूस जो यहाँ पे आके परमानेंटली सेटल हो चुके थे वो यहाँ पे भी एक ज्यूइश स्टेट की डिमांड करने लगे। आखिर में 1948 में बहुत से और कंट्रीज के तरह पैलेस्टाइन को भी ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली। पर क्योंकि यहाँ पे एक ज्यूइश स्टेट और एक मुस्लिम स्टेट दोनों का ही डिमांड उठ रहा था तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे पैलेस्टाइन को एरिया को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया। एक था द स्टेट ऑफ इसराइल, एक ज्यूज मेजोरिटी कंट्री, और दूसरा था पैलेस्टाइन, एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। Military shakeup follows the crushing defeat. 11 senior commanders resign or retire. New leaders vow to restore the old boundaries. 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2006, 2008 ये सभी वो ईयर्स है जिन ईयर्स में हमें इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। 1948 में पैलेस्टीनियन लैंड को डिवाइड करके इसराइल का जन्म होना ये पैलेस्टीनियंस को पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ये ज्यूइश लोग बाहर से आए हैं और एक तरीके से उनका लैंड ऑक्युपाई करके रखा है। बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने इसराइल को एज ए कंट्री मानने से ही इनकार कर दिया। आज भी बहुत से कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्वातर, मलेशिया ये सभी कंट्रीज इसराइल को एज ए कंट्री नहीं मानता। 1948 में पैलेस्टाइन ने अपने खोए हुए लैंड को वापस लेने के लिए इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। बहुत से अरब कंट्रीज ने इस जंग में पैलेस्टाइन का साथ दिया, बट आखिर में पैलेस्टाइन का यह हार हुआ। सेम रीजन की वजह से इसके बाद भी 1956, 1967, 1973, 1982 और 2006 में भी इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जंग देखने को मिला। इसराइल जब भी कोई जंग में जीतता था तो वो जंग के समय पैलेस्टाइन का जो भी हिस्सा ऑक्युपाई करता था उसे जंग के बाद वापस नहीं करता था। आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया पैलेस्टाइन का साइज भी धीरे धीरे छोटा होता चला गया। आखिर में 1993 में यूएस ने एज ए मीडिएटर का काम किया और वाशिंगटन डीसी में इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में पीस डील साइन हुआ, जिसे हम ओस्लो एकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। इस पीस डील के तहत इसराइल और पैलेस्टाइन 1967 के स्टेटस क्वो को एज ए बॉर्डर रिकॉग्नाइज करता है। हाल ही में हुए जाने वाले इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत हुआ जेरूसलम में शाह जरा नाम के एक जगह को लेकर।
दो जेरूसलम को यूएन ने एज ए इंटरनेशनल सिटी के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया था, बट इजराइल इसे अपना कैपिटल मानता है। वैसे ही पैलेस्टाइन भी जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है। अभी के वक्त में पूरे जेरूसलम में इजराइल का गवर्नेंस चलता है। हाल ही में इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने जेरूसलम में ज़रा नाम की एक जगह से इलीगल पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स को हटाने के लिए कहा। कोर्ट में पेश किए जाने वाले पेपर्स के अनुसार आज से करीब 100 साल पहले ज्यूज ने पैलेस्टीनियंस से ये जगह पैसे देकर खरीद लिया था, बट यहाँ पे रहने वाले पैलेस्टीनियंस कोर्ट के इस फैसले को मानने से इनकार कर गए। इजरायली पुलिस ने जबरदस्ती करने पर कुछ पैलेस्टीनियंस पुलिस पे स्टोन्स फेंकने लगे। ये पैलेस्टीनियंस पुलिस से भाग के जेरूसलम के अलग सा मॉस्क में घुसकर छुप गए और मॉस्क के अंदर पुलिस को मारने के लिए स्टोन्स इकट्ठा करने लगे। अलग सा मॉस्क मुस्लिम रिलीजियन में मक्का और मदीना के बाद उनका थर्ड मोस्ट रिलीजियस स्पॉट है। प्रोटेस्टर्स को लगा क्योंकि ये एक होली साइट है तो यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी, पर वो गलत थे। इजरायली पुलिस ने अलग सा मॉस्क में एंटर किया और प्रोटेस्टर्स को भगाने के लिए टीयर गैस का भी यूज किया गया। करीब 250 से भी ज्यादा लोग इस इंसिडेंट में इंजर्ड हो गए। इजराइल की स्टेप का निंदा पूरे दुनिया में किया गया, बट बात बिगड़ गया जब हमास नाम के एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऊपर रॉकेट से अटैक करना शुरू कर दिया। आज के वक्त पैलेस्टाइन बेसिकली दो हिस्सों में बट गया है। एक है वेस्ट बैंक जो जॉर्डन रिवर के वेस्ट के एरिया को कहा जाता है, और दूसरा है गाजा स्ट्रिप। इजिप्ट के करीब इस छोटे से लंबे से एरिया को गाजा स्ट्रिप कहा जाता है। आज के वक्त वेस्ट बैंक को गवर्न किया जाता है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है इसे गवर्न करता है हमास नाम का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को यूएस, यूरोपियन यूनियन और बहुत से और भी कंट्रीज ने एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके रखा है। अलग सा मॉस्क के इंसिडेंट के बाद गाजा स्ट्रिप से हमास ने इजराइल के बहुत से सिटीज लाइक जेरूसलम, तेल अवीव पर करीब 1000 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर कर चुका है। दो इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा करीब 90% से भी ज्यादा मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, बट कुछ रॉकेट्स इजराइल के सिटी में गिरने में सफल हुए और उसके वजह से ही इजराइल में करीब 8 इजरायलीज और एक इंडियन नागरिक का भी जान चला गया। एज ए रिटेलिएशन इजराइल गाजा स्ट्रिप पे 11 मई से बॉम्बिंग कर रहा है। इन बॉम्बिंग्स में करीब 150 से भी ज्यादा सिविलियंस का मौत हो चुका है, जिसमें से करीब 33 चिल्ड्रंस है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि बहुत सारे टेररिस्ट भी इन बॉम्बिंग्स में मारे जा चुके हैं। ये टेररिस्ट चिल्ड्रंस और सिविलियंस को एज ए ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे थे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कुछ दिन चलने वाली है। अब सवाल ये आता है कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इजराइल के बीच में रॉकेट फायर और बॉम्बिंग्स की वजह से जो सिविलियंस कैजुअलिटीज देखने को मिल रहा है उनका क्या। इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक 160 से भी ज्यादा सिविलियंस का जान जा चुका है। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग में भी हाल ही में कोई फैसला नहीं निकल के आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इशू को लेकर पूरी दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक तरफ है पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया के जैसे मुस्लिम कंट्रीज जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर है यूएस, फ्रांस, यूके के जैसे कंट्रीज जो मानते हैं इजराइल का भी पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने का। आखिर में सवाल यही आता है कि जो सिविलियंस यहाँ पे मारे जा रहे हैं उनका फैमिलीज का क्या, उनका लाइफ का क्या। जो नॉर्मल सिविलियंस है जो सिर्फ यहाँ पे एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, दोनों तरफ उनका मौत हो रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। आगे देखने वाली बात यह है कि कब रुकता है ये डेडली कॉन्फ्लिक्ट और कब ये लोग फिर से एक पीसफुल लाइफ में वापस आ पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी की तरफ से मैं रॉय आज आपसे अलविदा चाहता हूँ। हैव अ गुड डे।